हेलो बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं और रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है तो उनको ग्राफीय विधि से हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से उनको हम कैसे हल करते हैं हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज उस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है, जो अलजेब्रिक मेथड होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कौन कौन सी बीजगणितीय विधियां हैं। तो हमारे यहाँ अभी 3 विधियां हैं। एक जो सबसे पहली विधि होती है प्रतिस्थापन विधि है, जिसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं हम लोग। दूसरी जो विधि है आपका, इसको बोलते हैं विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। और एक जो विधि है तीसरी, जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब रहा बात प्रश्नावली का, तो हम लोग जो आज एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं वो होगा आपका एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 और आप देखिएगा तो एक्सरसाइज 3.3 में जो भी क्वेश्चन दिए गए सारे प्रश्नों को हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। हम सीधे क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही। और प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज़ किया जाता है वहीं मैं आपको बतलाते चलूँगा और एक एक क्वेश्चन उसका हम करते चलेंगे। ठीक है, ये 3 विधियाँ होती हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। बारी बारी तीनों विधियों को पढ़ना है। 3.4 में ऐसे है, जैसे ये आपका एक्सरसाइज 3.3 में आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज आपका 3.4 जो देखिएगा वो आपका पूरी तरीके से एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि पर आधारित रहेगा। और एक एक्सरसाइज आपका आएगा 3.5 जो कि आधारित होगा किस पर, आपका वज्र गुणन पर। और फिर इसमें देखें एक आपका मिक्स भी आएगा, जिसमें कि सारे आपके क्वेश्चन रहेंगे, तीनों विधि में से किसी विधि से बना सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे जो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल कर। याद रखिए, ऊपर मैं लिख भी देता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, x + y = आपको 14 दिया गया और x - y = आपको 4 दिया। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, एक आपका इक्वेशन 1 और एक समीकरण 2। तो चूंकि ये जो भी आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को मेनली क्या देखना है, आपको एक रैखिक समीकरण युग्म देगा। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आपको युग्म मिलेगा, जोड़ा मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों समीकरण को, एक को समीकरण 1 मान लीजिए, एक को समीकरण 2 मानेंगे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है यहाँ पर कि दोनों में से किसी एक समीकरण से x का मान y के पदों में लिखिए या y का मान x के पदों में लिखिए। ये बात है, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको मन करता है समीकरण 1 चूज करना, आप समीकरण 1 लीजिए। मन करता है समीकरण 2 लीजिए। आपको यदि मन करता है कि x को y के पदों में लिखेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। मन करता है y को x के पदों में लिखेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र, आपको जो मन करना होगा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका समीकरण 2 है। समीकरण 2 से ही लिखते हैं हम लोग, बात करते हैं 1 से ही बना सकते हैं। हाल इसका जब करेंगे तो समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखने पर, अब देखो तो समीकरण 2 आपका क्या था, ये आपका है x - y = 4 था। इसको लिख सकते हैं क्या, x = y उधर लेके चलिए तो हो जाएगा 4 + y।
देखो किसी भी x का मान y के पदों में लिखने का मतलब यही होगा कि जो आपका इक्वेशन बनेगा एक तरफ आपका क्या रहेगा, x हो जाएगा, केवल x रहेगा एक तरफ, और बाकी जो भी आपके रहेंगे y है, जो कुछ भी रहेगा आपका सब कुछ को क्या करना पड़ेगा, हमको ले जाना पड़ेगा उसके दूसरे तरफ। ठीक है, एक तरफ x को रख दिए, दूसरे तरफ क्या होगा, जो भी y है या z जो भी, इसको हम इधर कर दिए। ठीक है, या फिर कोई अचर राशि भी, उस अचर राशि को भी हमने क्या किया, इधर ही कर दिया। ठीक, और इसको क्या कीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। कोई दिक्कत। अब आपने जो समीकरण 2 की सहायता से आपने एक समीकरण 3 निकाला, यानी x का वैल्यू निकाला, कितना निकाला, तो 4 + y आपने निकाला है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे कहाँ पर, इस x की वैल्यू ध्यान पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर समीकरण 1 में। ये मत कीजिएगा ना यहाँ से x के वैल्यू निकाल इसी को पुट कर दीजिएगा 2 में, ऐसा नहीं, क्यों 2 से ही हमने निकाला है इसको। तो आप जब 2 से निकालिएगा x का वैल्यू जो भी है, इसको आप पुट कहाँ करेंगे, तो 1 में पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो तो फिर लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में x का मान, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली अभी तक काम करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रतिस्थापन विधि करके बनाना है तो एक आपको शब्द लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, या फिर आगे चलकर लिखना होगा तो प्रतिस्थापन विधि से लिखकर बनाएंगे प्रतिस्थापित करने पर। अब बताइए समीकरण 1 में x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमको, अब 4 + y, तो लिख सकते हैं क्या, 4 + y = 14। देखिए x का जब हमने क्या लिखा है, ये जो मान है आपका 4 + y, इसको हमने पुट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस, इसको ऐसे करते हैं, 4 को इधर लेकर चलते हैं, ये जुट जाएगा दोनों की, ये 2y हो जाएगा और 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 14 - 4, तो यानी कि बचेगा आपका 2y = कितना 10। यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए जैसे ही आपको y का वैल्यू मिल गया, अब आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x की वैल्यू निकालने का आपके पास 2-3 तरीका है। एक तो y के वैल्यू का आप मन करे समीकरण 1 में पुट करके निकाल लीजिए, मन करता समीकरण 2 में पुट करके निकाल लीजिए, और मन करता आपको समीकरण 3 में। अब देखिए सबसे आसान क्या होगा, आपका समीकरण 3 में पुट करना सबसे आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए x का वैल्यू एकदम सिंपल है, बस यहाँ पर y की जगह पर आप 5 को रख दीजिएगा, 4 + 5 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। आप याद रखिएगा 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम आगे फिर इसको बनाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, y का मान प्रतिस्थापित करने पर, देख लो समीकरण 3 क्या था आपका, x बराबर क्या है 4 + y है, x = क्या है 4 + y है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा x बराबर 4 + y की वैल्यू कितनी है 5, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 9। कोई दिक्कत। अब जो इस समीकरण का आपको हल निकालना था, इस समीकरण का हल देखिए क्या होगा, इस समीकरण का हल हो गया आपका x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, और यही आपको निकालना है। यही आपका प्रतिस्थापन विधि जो कि पहले से आप जानते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से मन करेगा बनाइएगा, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। एक चीज़ देख लेते थोड़ा सा, अगर मान लीजिए y की जो वैल्यू आई थी 5, हमने इसको समीकरण 3 में रखा, प्रतिस्थापित किया, और कोई बच्चा है मान लीजिए कहता है कि सर आप 1 में नहीं रख सकते हैं, 2 में नहीं रख सकते, तो आप स्वतंत्र आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, मैं आपको कर दिखा देता हूँ 1 में रखकर 2 में रखकर। देखिए अगर समीकरण 1 में रखते हैं, मान लीजिए अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं,
तो समीकरण 1 में जब इसको रखेंगे तो आपका क्या है यहाँ पर x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 इक्वल टू कितना 40। यहाँ से x बराबर इसको हल करेंगे अगर तो 14 और माइनस इधर जाएगा 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। इन x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, सही है। अगर इस y की वैल्यू कोई कहता है सर 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में भी रख सकते हैं, चलिए रख लेते हैं। 2 में रखिएगा तो x माइनस वाई कितना है यहाँ पर आपका 5 है, इक्वल टू कितना है 4 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक है। तो अब किसी भी तरह से बना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 में रखना है, 2 में रखना है, 3 में रखना है, कैसे भी रखिए आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। अब एक काम करना, हमेशा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाना या प्रतिस्थापन विधि से या कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि उसको चेक करना बहुत ही आसान होता है कि गलत बना है कि सही बना है, ठीक है। तो अगर देखो आपने x का वैल्यू 9 निकाला है, y का वैल्यू अपने 5 निकाला है, आप इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में पुट करके चेक करो, मन करे तो समीकरण 3 में भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपका इक्वल आ गया मतलब कि आपका सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब आपका गलत है, ये चेक करना जरूरी है। x कितना है आपका 9 है, यानी 9, और y कितना है आपका 5 है ना, 9 और 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 14 होगा। और यहाँ भी देखिए पहले से आपका 14 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या इक्वल है। यहाँ भी आप पुट कर लो, ये क्या है x आपका 9 है, y कितना है आपका 5 आया है, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और ये किसके बराबर है तो आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि जो भी हमने बनाया क्या है वो सही है, और उसको चेक भी कर लिया। और एग्जाम में ये काम करना है आपको, और क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में तो आप प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाइए, तो इसमें ये फायदा होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि सही बना है कि गलत बना है, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो s माइनस टी इक्वल टू लिखा गया है 3, आपको इक्वेशन 1 मानते हैं इसको हम लोग, और s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 इक्वल टू दिया गया आपको 6, ठीक है। इसको हल करना है आपको किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हमको हल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। यहाँ पर थोड़ा सा समस्या क्या कर दिया है कि आपको बटे में 3 और बटा में 2 यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप s का मान निकालिएगा या t का मान निकालिएगा तो आपको कोई ना कोई चीज़ आएगा बटा में आएगा। तो हम यहाँ पर हमको लगता है कि नहीं भी यहाँ से डिफिकल्ट होने वाला है, तो समीकरण 1 से क्या करते हैं s के मान को t के पदों में व्यक्त कर लेते हैं, फिर उसको क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर निकाल लेंगे, ठीक। कोई देखिए तरीका आपको जो आसान लग जाए या आपको जिस तरीके से मन कर दे बनाना, नहीं हम इसको लेकर बनाएंगे तो आप उसी तरीके से बनाइए। ये नहीं सोचना है कि लंबा जाएगा ये जाएगा, पहले आप बनाइए, एक बार दो बार बनाएंगे, एक बार दो बार बनाने के बाद 3 बार बनाने के बाद क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाना है, फिर आप एग्जाम में इजीली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो समीकरण 1 से क्या करते हैं, ट्राई करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से s के मान को t के पदों में व्यक्त करने पर, तो समीकरण 1 में s माइनस टी है, यानी इसको आप लिख सकते हैं s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये आपका क्या बन जाएगा समीकरण 3 हो गया। अब हमने क्या किया था, इस समीकरण से s का जो वैल्यू था इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट कर लें, पुट करते हैं। चलिए फिर समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना, s की जो वैल्यू s बराबर 3 प्लस टी क्या करेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो s के जब क्या आपको प्रतिस्थापित करना है 3 प्लस टी लेना है, तो हमने ले लिया 3 प्लस टी, बटे में कितना था यहाँ पर, इसके बटे में 3 था,
प्लस क्या है t/2 है और इक्वल टू में क्या है आपका 6 है। हो गया। अब देखो इसको हल करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 3 प्लस टी में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 2 3 6 होता है, ये हो जाएगा 3t, ये हो जाएगा 6 आपका। फिर आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 2t और ये हो जाएगा प्लस 3t और 6 को इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, काम इसका हो जाएगा। आगे इसको करते हैं अगर, तो यहाँ पर 2t और 3t क्या आएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, तो फिर ये हो जाएगा 6 प्लस 5t है, सॉरी यहाँ से क्या करते हैं 6 को इधर लेकर चलते हैं, तो 6 को जब इधर लेकर चलेंगे तो 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 6, यानी यहाँ से 5t बराबर बचा आपका कितना 30, या t इक्वल टू आपको हो जाएगा 30/5, 5 6 30, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गया। t का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब जब t का मान 6 आ गया तो अब आपको क्या निकालना है s का मान निकालना है। बस कुछ नहीं करना, 1 में मन कर, 2 मन कर, 3 में, जिसमें मन कर आपको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम किस में पुट करेंगे 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण आगे लिख लीजिए, समीकरण 3 में t बराबर 6 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण क्या है, s बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी फाइनली जो आपका आंसर निकल कर आएगा इसका s बराबर 9 और t बराबर 6 आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। s की वैल्यू कितनी 9 और t की वैल्यू 6। अब हम आ गया समय किस चीज़ का, क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, थोड़ा सही बना है गलत बना है, चलो देख लेते हैं। s के जब क्या रखना है 9 और t की कितनी वैल्यू कितनी है 6, तो 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा 3 आएगा। 3 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही बना है। मन कर इसमें पुट कर लीजिए, इसमें सही, अरे एक में पुट कर लीजिए मतलब कि आपका सही है, ठीक है। दोनों में पुट करने की आवश्यकता नहीं, किसी एक में पुट कर आप चेक कर लेते हैं और आपको उतना आ जाता है सही। यहाँ पे चेक कर लो मन है तो ये 9/3 हो जाएगा, प्लस ये t/2 है 6/2 हो जाएगा। तितली का 9 2 3 6, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 प्लस 3 कितना 6, ये भी देखिए सही है, ठीक है। आपको चेक कर लेना एक बार, क्रॉस चेक करेंगे जरूर, सही बने गलत कभी भी, क्योंकि समय नहीं लगता इसमें। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया गया है और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखें आपका इसका जो ये बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें समीकरण जो 2 है इसका, तो समीकरण 2 को यहाँ पर हम 3 कॉमन कर सकते हैं क्या, तो 3 जब कॉमन करेंगे तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू ये 3 9 है, कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, बचेगा आपका 3। तो जो यहाँ पर समीकरण 3 आया, ठीक ना, तो यहाँ पर जो समीकरण 3 आया यानी समीकरण 2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका समीकरण 2 ये भी है। तो ये देखिए 1 और ये 3 दोनों के आपका सेम आ गया। जब दोनों समीकरण आपका सेम हो गया तो आपको मालूम है कि उस कंडीशन में पिछले क्लास मैंने आपको बताया है कि a1 में a2 निकालिए, b1 में b2 निकालिए और c1 में c2 निकालिए। अगर ये तीनों क्या होता है, अनुपात अगर बराबर होता है तो उस कंडीशन में समीकरण के क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनंत, इन्फाइनाइट, अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस समीकरण का अनंत हल होने वाला है, यानी x की वैल्यू कुछ भी रखिएगा, y की वैल्यू आपका मतलब मिलता है, x की वैल्यू बदलते चलिए, y की वैल्यू क्या होगी इसमें आपको बदलती चली जाएगी। तो अब इस कंडीशन में इसका हल हम कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही इसका हल निकालना है। तो देखिए क्या करें, कोई एक समीकरण लीजिए, अब मान लीजिए समीकरण 1 ले लेते हैं। चलिए तो समीकरण 1 से अगर हम लेकर चलेंगे पता चल जाएगा अनंत हल, याद रखिएगा। समीकरण 1 से अगर लेकर चलते हैं तो लिख सकते हैं क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही आपका समीकरण 1 है। इसको फिर आप लिख लो ऐसे कुछ, 3x बराबर लिख लो 3 प्लस वाई हो सकता है ना, और यहाँ से फिर x बराबर आप लिख सकते हैं 3 प्लस वाई
इसको ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सॉरी, ऐसे कर लिया जाए। इसको y को इधर लेके चलिए, 3x माइनस 3 को इधर ले, y को इधर लेके चलिए, तो ये हो जाएगा y, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3x माइनस 3। देखिए अब चूंकि ये हम जान चुके हैं पहले कि दोनों समीकरण सेम था, अनंत हल है, तो अब करना क्या है, इसमें आप x के मान को बदलते चलिए, आपका y का मान क्या होगा आपको आता जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि अनंत हल होता है इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा नीचे फिर आपको कि x प्रत्येक x के प्रत्येक मान के लिए y का अलग मान आएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप यहीं पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे लिखा गया आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन 1। दूसरा जो समीकरण दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, या इक्वेशन 2, ठीक है। इस दोनों को हम करते हैं। अगर हम लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए आप स्वतंत्र है, दोनों में किसी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण 1 से x के मान को y के पदों में लिखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.2x इक्वल टू, इसको इधर लिख दीजिए 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। यहाँ से x पर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, समीकरण आपका ये 3, ठीक है। अब ये समीकरण 3 यानी x का जो वैल्यू आया आपके यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो फिर नीचे लिख लेते हैं, इस समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, या लिख सकते हैं रखने पर, इसमें आप रख लेते हैं हम समीकरण में 0.4 इंटू x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब जब यहाँ से 0.4 ये 0. ये कट जाएगा, कितना बार कट जाएगा आपका, ये 2 बार आपका कट जाएगा पूरा, फिर दशमलव से दशमलव कट जाएगा, और 2 से 4 कट 2 बार में। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 13 2.6 माइनस, फिर इसको इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी 6, 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 2.6 उधर लेके चलते हैं आप लोग, उधर लेके चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, और ये 0.6y और यहाँ पर क्या 0.5y, यानी कि माइनस है, तो अगर ये 0.6 में से 0.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, तो हो जाएगा माइनस 0.1y, ठीक। और 2.6 उधर ले चलते हैं, ये हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6, यानी कि माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 में से अगर हम 2.6 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 0.3 बचेगा, ठीक है। अब जब इधर माइनस पहले माइनस को प्लस कर दो, कट जाएगा, बचा आपके पास y बराबर क्या लिख सकते हैं 0.3 बटे में 0.1, यानी दशमलव से डेसिमल आपका कैंसिल आउट कर दीजिए, बचेगा आपके पास y बराबर क्या 3, ठीक है। इस y में 3 को क्या करेंगे, जैसे y के वैल्यू मिली हम उसमें करते इसमें समीकरण 3 में पुट कर देंगे, लिख लेंगे आप इस समीकरण 3 में
y का मान रख लेते हैं। x बराबर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, केवल 3 है, ठीक है, बटे में आपका कितना है 0.2 है। इसको हल कर देंगे 1.3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा 0.9 बटे में 0.2, ठीक है। अब देखिए 1.3 है वहाँ पर 0.9 है, तो 1.3 से 0.9 को अगर आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, यानी कि आपका 0.4 बचेगा और बटे में 0.2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बार में 2 बार में आया आपका 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। यानी कि जो समीकरण दिया गया था उस समीकरण में इसका आंसर लिखिए हम, तो x बराबर आएगा 2 और y बराबर कितना आएगा 3, यही आपका हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका हो गया। सेक्शन 5 इक्वेशन आपका दिया √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 है, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर समीकरण 2 से लेते हैं, बट माइनस है तो इसको उधर जब लेकर जाएंगे y को तो ये प्लस होगा तो अच्छा रहता है। तो समीकरण 2 से x के मान को y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है। यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं हम लोग √3x है, तो हो जाएगा √8y और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से √8 बटा में √3y, समीकरण बनेगा वही 3, x के मान हमने क्या है y के पदों में लिख दिया। और फिर सॉरी मेरे माइक नहीं लगाया था, माइक को लगा लेता हूँ, आवाज थोड़ा बहुत कम गया आपका, तो उसके लिए सॉरी, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिर से क्वेश्चन करना थोड़ा अजीब टाइप का लगता है कि एक बार बन गया फिर उसको दोबारा मेहनत करो फिर उसको बनाओ, ठीक ना। और आप मेरे जगह पर रहेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना। चलिए देखते हैं, फिर भी जो हो गया सो गया, साउंड थोड़ा बहुत कम जाएगा तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान क्या करेंगे, रखने पर, यानी कि लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो √2 x का वैल्यू कितना है, तो गुणा √8 बटा में √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर √2 का √8 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का √8 से गुणा कीजिए तो गुणा हो जाएगा रूट, ये बन जाएगा आपका 16 बटा में √3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखिए √16 है तो √16 यानी कि आपका 4 हो जाएगा, 4 बटे में √3y प्लस √3y इक्वल टू 0 तो ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका क्या, √3, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा ना भाई ये दोनों, तो √3 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 4y प्लस यहाँ पर देखिए √3 है और √3 एलसीएम है, √3 से गुणा करना पड़ेगा हमको, तो √3 इंटू √3y इक्वल टू 0। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर जाकर 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4y प्लस √3 का √3 से गुणा होगा 3y इक्वल टू 0, या 7y इक्वल टू 0, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0।
इन y की वैल्यू क्या है 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम लोग y की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देंगे। फिर लिख लेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर 3 क्या है आपका x बराबर हो जाएगा √8/√3 और ये हो जाएगा 0, यानी कि x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल कर क्या आया, x भी 0 आएगा और y भी क्या आएगा 0, बोथ आर 0। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है। अब देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और फिर नीचे है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। समीकरण 1 इसको मानते हैं समीकरण 2। किसी भी हम इक्वेशन को लेकर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समीकरण 1 से भी आप जा सकते हैं, समीकरण 2 से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई जैसे समीकरण 1 से या 2 से जिससे मन करे चलिए, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 से लिखते हैं सबसे पहले, 2 से ले लिया जाए अच्छा रहेगा, 1 से लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से x के मान को y के पदों में व्यक्त करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3x/2, इसको इधर लेके चलिए, हो जाएगा -2 प्लस 5y/3 होगा। यहाँ से 3x/2 है, एक काम कर लेते हैं, इसको एलसीएम करके लिख लेते हैं 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 5y/3 -2 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, या फिर यहाँ से देखा जाए तो 3x/2, ये x की वैल्यू डायरेक्टली x बराबर लिख सकते हैं क्या 2/3 और इधर आ जाएगा अंदर में 5y/3 -2, कोई दिक्कत। यह हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, 2 को इधर ले गए हैं, 3 को इधर नीचे लेकर आ गए हैं, इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा हो गया है। अब देखो, चाहे तो इसको हम मल्टीप्लाई भी उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम बाद में प्रयास करेंगे, या कहिएगा तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10y ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4/3, इतना आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, छोड़िए हटाइए। ये आपका हो गया क्या, x का वैल्यू हो गया y के पदों में। अब इसको क्या करें, x से वैल्यू को क्या करेंगे 2 में पुट कर देंगे। चलिए समीकरण 2 में इसको रख देते हैं। समीकरण 2 में x के मान को रखने पर, ठीक है, तो 2 में x के वैल्यू को रख देते हैं। कितना आएगा ये वैल्यू देख लीजिए, तो ये वैल्यू है आपका पूरा 10y/9 -4/3 और पूरे के बटा में क्या है फिर 3 है, प्लस है y/2 इक्वल टू में 13/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बचते आ रहे थे, अभी इसको तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाना पड़ेगा एलसीएम लेकर, ठीक है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं, करने आता है हमको। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 9, तो 9 जब एलसीएम ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा कितना, तितली का 9, यानी कि 4 × 12 और इस पूरे के बटे में फिर क्या है 3 है, और इधर क्या है प्लस में है आपका y/2 इक्वल टू में दिया गया आपका 13/6। इसको आगे हल करते हैं। अगर पूरा बोर्ड आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आ रहा तो अच्छी बात है, पूरा बोर्ड। आगे बढ़ते हैं इसको, और हम तो हो जाएगा 10y -12 और 9 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा गुणा का 27 हो जाएगा, प्लस y/2 इक्वल टू 13/6।
फिर आगे हल करेंगे इन दोनों को, तो 27 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 दूनी कितना होता है 54, ठीक है। तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, यानी कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, प्लस इसमें कितना से 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वाई इतना आएगा, 13 बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 20y माइनस 24 प्लस 27y, और इसको उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 54 इंटू 13 बटा में 6, ठीक ना। ये आपका कट जाएगा 9 बार में, और इधर आपका क्या हो रहा है देखते हैं 20 है 27 है, यानी हो जाएगा 47y और माइनस 24 आएगा, और इधर गुणा कर देते हैं तो 13 क्या होता है 17 से 117, और फिर 47y इक्वल टू आ जाएगा 117 प्लस 24, यानी कि 47y इक्वल टू जोड़ दीजिए 7 4 11 2 1 3 1 4 यानी 141, यानी y की जो वैल्यू आएगी 141 बटे में क्या आएगा 47, कटेगा 3 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 17 21 और 4 12 12 2 14, 3 बार में कट जाएगा जी बिल्कुल। y बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर y का वैल्यू आ गई, इस y के वैल्यू को क्या करेंगे फिर से हम समीकरण 3 में क्या कर देंगे रख देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करते इसको रख देते हैं, चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर समीकरण 3 किधर है, x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 3 बटे में 9 माइनस 4/3, ठीक है। इसको हल कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 10 बटा में 3 आ जाएगा, माइनस 4 बटा में 3 आ जाएगा, फिर 3 एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी कि 6/3, यानी कि 3 दूनी 6 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। फाइनल जो आंसर आपको लिखना होगा तो फाइनल आंसर आप लिख दीजिएगा क्या यहाँ पर, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3, आपको यही क्या होगा फाइनल आंसर आएगा x और y के वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं कि 2 क्या क्वेश्चन है। 2 देखिए 2 बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। क्या है, इसको क्या करना है हम लोगों को हल करना है, हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, और इससे क्या करना है हमको एक दिया गया m का मान निकालना है जिसके लिए y बराबर क्या है mx प्लस 3 आपको हो, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अभी छोड़ते हैं, सबसे पहले हम पहले पार्ट पर काम करते हैं। पहला पार्ट आपका बन जाएगा, इसका हल निकल जाएगा, तब जाकर इसके दूसरे पार्ट पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकलना होगा, तब जाकर उसका दूसरा पार्ट हम लोग बना पाएंगे। क्यों, देखिए दूसरा पार्ट अगर देखा जाए तो क्या करना है इसमें हमको, तो m का मान निकालना है। m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो अब अगर यहाँ पर दूसरे वाले में देखें, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन करें, यहाँ पर m की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो y और x का वैल्यू हमको मालूम रहना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, y और x की वैल्यू को निकालेंगे। तो y और x की वैल्यू कहाँ से निकल कर आएगी, तो पहले से। अगर देखें यहाँ पर इसका हल हम लोग, तो सबसे पहला आपका क्या दिया गया, आपको इक्वेशन यहाँ पर एक पहला इक्वेशन क्या दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। क्या इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन हो सकता है क्या, 2y
इक्वल टू -24, यानी कि 2 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में। आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -12। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ठीक है, आप अगर यहाँ पर इसको नहीं भी कॉमन करते और डायरेक्ट भी बनाते तो आपको बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कॉमन होता है, कॉमन करने से क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। ठीक, अब देखो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 से क्या करते हैं हम लोग, x का मान, समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखने पर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा -12 और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2y, या इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, x बराबर लिख लीजिए, चाहे छोड़िए इसी तरह से, क्या दिक्कत है, समीकरण 3 बना लिया जाए। ठीक है, अब देखो इस x की वैल्यू का क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फिर लिख लेंगे हम लोग नीचे में, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने ये 1 रहा आपका, 2 -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से हो जाएगा 4y पर हो जाएगा 7y और इधर चला जाएगा तो 11 प्लस 24 यानी कि 7y इक्वल टू आ जाएगा 5 2 1 3, यानी यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा 7y यानी कि y बराबर 35/7 कट जाएगा 5 बार में, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक, अब जैसे ही y की वैल्यू 5 आ जाएगी तो इक्वेशन 3 में रख लेंगे हम मान इसका, फिर लिख लेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर रख लेते हैं, x बराबर आ जाएगा -12 प्लस 2 गुणे 5 यानी कि -12 प्लस 10 यानी -2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू भी निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, y बराबर mx प्लस 3 में आपको यहाँ से m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब प्रश्न से देख लेते हैं, प्रश्न से हमको क्या दिया गया है, तो दिया गया है y बराबर mx प्लस 3, है ना। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू रख दीजिए और x की वैल्यू को क्या कर लेंगे हम लोग रख देंगे। तो y कितना है आपका आ रहा है 5 आ रहा है, 5 इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स कितना है -2 है प्लस 3, फिर यहाँ से हो जाएगा 5 3 को इधर लेकर आते हैं -3 और ये -2m हो जाएगा, ये 5 में से -3 होगा 2 बचेगा इक्वल टू -2m, यहाँ से आपका 2m बराबर आ जाएगा 2 बटे में -2 ये कट जाएगा 1, m की वैल्यू आ जाएगी -1। आंसर इसका मिला आ रहा है ना। तो अब हम देख लेते हैं जो आपका प्रश्नावली 3.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 3 क्या कहता है, तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको रैखिक समीकरण बनाने आना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, रैखिक समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है कि रैखिक समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। अगर आपको रैखिक समीकरण बनाने नहीं आता है तो फिर आप इस तरह क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। और ये जो पूरी प्रश्नावली आपकी 3.3 है, 3.4, 3.5, ये सब कहीं ना कहीं आपका रैखिक समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। हल तो आप किसी विधि से कीजिए, कोई बीजगणितीय विधि से आपको हल करना है या आप ग्राफिक विधि से हल करो, लेकिन सबसे जरूरी क्या है आपको कि समीकरण बनाने आना चाहिए। ठीक, इस पर आप बहुत ही गौर से ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है,
आसान है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ भारी है, देखिए कितना आसान है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िए, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो। जब तक ये समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है तब तक आप उसको पढ़िए, फिर आपसे जरूर बनेगा। और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यही आपका क्वेश्चन है और यही आपका क्वेश्चन है और इसी से आपको क्या करना है? दो रैखिक समीकरण बनाना है, यानी कि एक रैखिक समीकरण युग्म हमको चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखेंगे दो पार्ट है और दो रैखिक समीकरण हमको बनाना है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको दो इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके द्वारा आप बना सके समीकरण। एक पार्ट आपका यहीं तक है, इधर का एक पार्ट आपका, ये पार्ट 1 है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का ये क्या है? पार्ट आपका 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में क्या करना है? दो संख्याओं का अंतर 26 दिया गया है और फिर कह रहे हैं आगे कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करते हैं। संख्याएं कितनी हैं? 2 है। आप स्टार्ट कैसे करोगे? क्वेश्चन अगर आपको बनाना है स्टार्ट कैसे होगा? सबसे पहले मान लीजिए, मानेंगे क्या? माना कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है आपका? y। ठीक, दो संख्याएं, दोनों संख्या हमने क्या किया? मान लिया, एक x y मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? पहला प्रश्न से देखिए, प्रश्न से या प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो क्या लिखा है प्रश्न से? दिया गया है आपको कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वह कितना है? 26 है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न से ही आपसे कह रहा है। और एक x है, एक y है। मान लेते x क्या है? बड़ा है, y क्या है? आपका छोटा है। यहाँ पर इस लैंग्वेज में जो बात लिखा है इसको और मैथमेटिकली लिखे तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई क्या है आपका? 26 है। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन 1 आपका बन गया। कितना इजीली देख लीजिए। फिर बात करते हैं हम लोग पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से बात किया जाए तो पुनः प्रश्न से अगर बात आएगी तो फिर देखो क्या एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या लिखा गया है पुनः प्रश्न से अगर देखा जाए तो बात यही लिखा गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है। देखिए ये लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आपको क्या समझाना है ना, तो वैसे भी इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको लिख कर ही समझा दूँ, बाद में फिर मैं नहीं लिखूँगा। तो एक संख्या क्या है? हम लोग x माना था इसी को, तो वो संख्या क्या है? x क्या है? तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या का 3 गुनी कहने का मतलब दूसरी संख्या क्या है? y है, और y का कितना है? 3 गुना है। यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका 3y हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो क्या इस x बराबर 3y जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इस x के वैल्यू को यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं। बोलिए, अब बन गया बिल्कुल। आपका आगे लिख लेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, यहाँ पे x रख लेंगे। x कितना है? 3y माइनस y इक्वल टू 26। यहाँ से 3y में से y गया, बचा 2y, आ गया आपका कितना है? 26
y इक्वल टू 26/2 यानी कट जाएगा 13 बार में। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 13 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 13 आ गई। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे, फिर आपको x का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर। फिर आगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में तो x बराबर आ जाएगा 3 × 13 यानी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 39। ठीक है, आपको संख्या निकालना था, संख्या निकल गया। आंसर यहाँ पर लिख दीजिए लास्ट में आपका आंसर। एक संख्या क्या होगा, एक संख्या जो x माने थे, x बराबर कितना है 39, और जो दूसरी संख्या थी वो क्या हो जाएगी आपकी y यानी कि कितना 13। ये आपका हो गया, यही आपका हो गया क्या आंसर। कंप्लीट आपका ये। आपको चेक करना है कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया, ये भी चेक करना जरूरी ही होता है। चेक कर लेते हैं क्या करना है। x कितना है हमारा, देखो आप 39 है ना, ठीक है 39 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा आपका, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2 यानी 26 आ रहा है, यानी कि सही है जो हम बनाए हैं वो क्या है, सही बना है। ठीक है, किसी में आप पुट करके चेक कर लेते हैं सही बना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या, ये आपका पहला क्वेश्चन था, हम लोग क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे 2। नंबर 2 आपका क्या दिया गया है, कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री क्या अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए ये आपका हो गया प्रश्न। अब देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि आखिर में सॉरी थोड़ा मार्कर का कैप नीचे गिर गया था। हाँ देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो कितना इन्फॉर्मेशन, क्या यहाँ से लग पा रहा है कि आप इक्वेशन बना सकते हैं, और एक नहीं दो आपको इक्वेशन बनाने हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको पहला चीज़ यहाँ पर दिया कि दो समपूरक कोण है। एक चीज़ पहले चीज़ समपूरक कोण किसे कहते हैं, और दो समपूरक कोण की बात कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगा जो संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोणों का जो जोड़ होता है 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपको पहले इन्फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उनमें से कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण जैसे दो कोण अगर होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, छोटे कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दिया गया था, ठीक, और दूसरा इन्फॉर्मेशन बस ये जो बात लिख दिया गया, दो संपूरक कोण जो लिख दिया गया, ये जो बात लिखा है इतना, इसको मान सकते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन का हमारा पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन का क्या है पार्ट 2 है, जो कि आपको एक दूसरा इक्वेशन देगा। पहले इसको देखो दो भागों में बांटिए आप, ये कहाँ से आपको इक्वेशन बन सकता है इसको आप पहले खोजिए, निकालिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तेज हैं भाई आप लोग। अब देखो दो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटा कोण, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण जो है उसका मान लेते हैं वो क्या y, ठीक। तो प्रश्न से यहाँ पर देखिएगा पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 ये आपका छिपा हुआ है, ठीक ना। तो इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इस क्वेश्चन से यहाँ से बात करते हैं। तब प्रश्न से लिखते हैं यहाँ पर, फिर हम प्रश्न से क्या है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है x है,
बड़ा कोण क्या है, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी जो छोटा कोण है, छोटा कोण इससे क्या है 18 डिग्री अधिक है, यानी जोड़ देंगे। देखो एक होता है आपका, कभी आएगा से अधिक, तो से अधिक की बात आता है वहां पर आपको जोड़ना पड़ेगा। कभी आएगा क्वेश्चन लिखा होगा कि से कम, तो से कम तो वहां पर घटाना होगा, ठीक ना। और आता है फिर इतना गुना, तो वहां पर आपको गुणा करना होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। से अधिक का मतलब आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। बड़ा कोण क्या था आपका, x था, छोटा कोण आपने माना है y प्लस 18, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। एक काम हो गया। पुनः प्रश्न से अगर देखते हैं हम लोग, पुनः प्रश्न से, तो दोनों क्या है, समपूरक कोण है, और समपूरक कोण का जोड़ कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। तब पूरा प्रश्न से लिख सकते हैं हम लोग कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2 बन गया आपका। समीकरण 1 से x का वैल्यू आपको y प्लस 18 दिया गया है, इसके मान को इसमें प्रतिस्थापित कर दें, यहाँ पर रख दें, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लिख सकते हैं क्या यहाँ से, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर ये आपका हो जाए, x के जगह पर क्या रख लेंगे, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, या ये y जुट कर 2y, 18 इधर जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस 18, 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 162। या आगे लिख सकते हैं हम लोग इसके कि y बराबर हो जाएगा आपका 162 बटा में 2, कट जाएगा, 2 8 16 81, यानी कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो y का वैल्यू आ जा रहा है आपका 81, y का वैल्यू कितना है 81 आ गया, ठीक। अब जैसे ही y की वैल्यू मिल गई हमको, क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे समीकरण 1 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिए फिर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, या फिर आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर आ जाएगा y प्लस, यानी 81 प्लस 18, यानी x बराबर हो गया यहाँ से 8 1 9 8 1 9 99, ठीक है। अब देख लो x का वैल्यू कितना है, 99 आया, y कितना है 81 आया। x आपका बड़ा था, ये आपका y क्या था, छोटा कोण था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर आप फाइनली लिख दिया जाए। चेक कर लेते हैं पहले ना, तो किसी इक्वेशन में रख लो, यहाँ पर x कितना है 99, ठीक है। चलिए y की वैल्यू कितनी है 81 और 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 99 आ ही जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका जो आपका बड़ा कोण है, बड़ा कोण वो क्या हो जाएगा, बड़ा कोण आपका यानी कि x 99 डिग्री होगा, और छोटा कोण है यानी कि जो y है ये क्या हो जाएगा आपका 81 डिग्री आएगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलिए तो बच्चों अब हम देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपये में खरीदी। देखो ये बात, कितने में 38 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का क्या कीजिए, मूल्य आप ज्ञात कीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है आपका। एक कोच है और उस कोच ने क्या किया, 7 बल्ला और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। फिर बाद में उसने 3 बल्ले से 5 गेंदे और खरीदी, लेकिन 1750 रुपये दिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात कीजिए। क्या आपको निकालना है, इसको पहले ध्यान में रखिए। क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ले का कीमत और प्रत्येक गेंद का कीमत क्या करना है, हमको निकालना है, ठीक है। जो निकालना है उसको पहले मान लेंगे,
मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य है वो आपका है x रुपया, ठीक है। और तथा प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है उसको मान लेते हैं कितना, y रुपया। चलिए, कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं प्रश्न से। देखिए क्या है, 7 बल्ला। देखिए एक बल्ले का कीमत कितना है, x रुपया। एक बल्ले का कीमत कितना, x रुपया। तो 7 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा, 7x। ऐसे समझना है कि एक टॉफ़ी जो आती है कितने में, मान लीजिए 2 रुपये में आती है। कोई भी टॉफ़ी है 2 रुपये में आती है, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि आप 7 टॉफ़ी का दाम बताइए कितना होगा, मूल्य कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 7 दूनी 14, 14 रुपये हो जाएगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक बल्ला का मूल्य हमने मान लिया अगर x रुपया, तो 7 बल्ला का कीमत कितना हो जाएगा आपका, 7x हो जाएगा। और एक गेंद का मूल्य कितना है, 6 y रुपये है, तो 6 गेंदों का कीमत क्या हो जाएगा आपका, 6y हो जाएगा। और ये दोनों जोड़ने पर कितना रुपया आ जा रहा है आपका, 3800 रुपये आ जा रहा है। कोई दिक्कत, क्या कर लेते हैं यहाँ से, 7x है, इसको लिख सकते हैं क्या, 3800 बटे माइनस 6y, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका 3800 माइनस 6y बटे में 7, इक्वेशन 1, इसको हम लोग मान लेते हैं। चलिए, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा देखते हैं, पुनः प्रश्न से बनाते हैं। फिर पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा है कि बाद में 3 बल्ला, तो अब एक बल्ले का कीमत कितना, x रुपये, 3 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 3x। और एक गेंद का कीमत कितना हमने माना है, तो y है, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा कीमत आपका 5y हो जाएगा। और टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा, 1750, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1750 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, समीकरण 2, ठीक। अब देखो समीकरण 1 से देखें तो x की वैल्यू है, समीकरण 2 में इसको पुट किया ऐसा रखा जा सकता है। तो सीधे नीचे लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसमें क्या करना, तो x के मान को यहाँ पर रख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 × x। x कितना है, देखो पूरा इतना बड़ा सा, 3800 माइनस 6y बटे में क्या है 7 है, प्लस कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 0 0, और फिर 18 का 24 का 4 हाथ में लगा 2, और 9 9 2 11,400, माइनस ये हो जाएगा 18y, और बटे में कितना है आपका 7, प्लस 5y इक्वल टू कितना है 1750, ठीक है। और इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग दोनों को क्या करते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लिया जाए और इसको एलसीएम लेकर जोड़ा जाए। एलसीएम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका, फिर 11,400 माइनस 18y प्लस ये हो जाएगा आपका 35y 7 × 35, और इधर हो जाएगा 1750। यहाँ से इसको उधर लेकर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, ये हो जाएगा 11,400 माइनस इसको हटा लिया जाए तो 18 इधर आपका है, तो कितने इधर आपका 15 15 2 17, यानी हो जाएगा आपका 17y इक्वल टू 1750 गुणे 7। ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस होगा, इधर आपको हो जाएगा 17y, और इसको इधर लेकर चलते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 7 × 35 के 5 हाथ में लगा 3 7 49 3 49 3 52 का 2 हाथ में लगा
5 और 7 5 12, माइनस आ जाएगा 11,400, यानी कि 17y बराबर आ जाएगा, घटेगा तो 0, 5, 2 12 में 4 जाएगा 8, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 850। ठीक है, यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 850 बटा में 17, यानी कि 17 पचे क्या होता है 85, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ठीक, जैसे ही y का मान आपका निकल कर आ जाएगा, हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है, और समीकरण 1 में क्या कीजिए, x का मान हमको निकालने के लिए रखना पड़ेगा। रख देते हैं, ओह सॉरी, और समीकरण 1 क्या था हमारा, यहाँ पर x बराबर आया था 3800 माइनस, भूल गए क्या आया था, 3800 माइनस क्या है देख लेते हैं, उधर थोड़ा सा बना लेते हैं। तो था हमारा 7x था प्लस 6y था, आया था 3800। ठीक है, तो यहाँ से आया था x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में क्या था 7 था, याद आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना था, यहाँ पर मान रखेंगे, इसको x के मान को लिख लेंगे, फिर कि समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान रख लिया जाए तो हो जाएगा x बराबर आपका 3800 माइनस 6 गुणे y कितना है आपका 50 आया है, बटे में कितना आपका 7 है, इसको हल कर दिया जाएगा तो 3800 माइनस 300 बटे में 7, घटेगा कितना, 3800 में से 300 घट जाएगा, बच जाएगा आपका 3500, और भाग जाएगा 7 से, 7 बचे 35, 500, यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई आपका, x बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फाइनल अपना आंसर देना है, यहाँ पर लास्ट में फाइनल आंसर दे दिया जाए आपका। तो हमने बल्ले की कीमत को क्या माना था, x माना था, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्येक बल्ला का कीमत निकालना है ना, तो प्रत्येक बल्ले का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका कितना, x माना था हमने, वो आपका 500 रुपया, और प्रत्येक गेंद की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी आपकी 50 रुपया, आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यह एक देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन याद रखिएगा बनेगा बहुत ही आसानी से, और ये बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ लेते हैं। पर एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप ऑटो रिजर्व करते हैं, एक शहर की बात है, एक नगर की बात है, तो आप ऑटो रिजर्व करने के लिए गए तो बोला वो ऑटो कि भाई पहले तो मेरा ऑटो रिजर्व कीजिएगा तो आपको 50 रुपये देना होगा। इसके अलावे आप जितना किलोमीटर चलिएगा उतना किलोमीटर का मैं 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसा आपसे लूँगा। तो 50 रुपये तो पहले वो फिक्स कर लिया कि 50 रुपया पहले मेरा एकदम फिक्स रहेगा। इसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा ना उसके अनुसार आपका प्रति किलोमीटर आपका 10 रुपया हम लेंगे भाई। ठीक है, आपको मंजूर है तो चलिए, नहीं मंजूर तब मत चलिए। तो क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है। इसमें कह रहे एक नियत भाड़ा है, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक नियत भाड़ा, नियत भाड़ा यानी कि आपका एक फिक्स किराया कर दिया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो चली गई दूरी है उस चली गई दूरी पर क्या कर रहा है, भाड़ा को अलग से सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो प्रश्न से देखिएगा, सबसे पहला पार्ट करें 10 किलोमीटर की दूरी के लिए जो किराया आपका कितना 105 रुपया, वो 10 किलोमीटर ज़्यादा है उसको 105 रुपया देना होता है। अब सोचिएगा अगर 10 किलोमीटर हो गया है तो पहले तो एक नियत किराया है 50 रुपया मान लीजिए दिया होगा, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर पर और कुछ दिया होगा, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है आपका 105 रुपये हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे पार्ट में है आपका क्वेश्चन का कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो आपको 155 रुपये देना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा आपसे नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है निकालिए। ठीक, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा, इसको भी क्या कीजिए निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है देख लीजिए, नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर आपको भाड़ा निकालना है, यही ना निकालना है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम माना कि
नियत भाड़ा x रुपये तथा नीचे लिख लेते हैं फिर प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है इसको मान लेते हैं कितना y रुपये। चलिए सही है। प्रश्न से बात करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसको 105 रुपये लग रहा है। तो 10 किलोमीटर की दूरी, तो सबसे पहले सोचिएगा, पहले तो आपको नियत जो भाड़ा है वो तो लगेगा 100 रुपया, ये तो आपको देना ही है। इसके अलावा कितना, अब प्रति किलोमीटर जो चलेगा तो कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चल रहा है आपका, तो 1 किलोमीटर का हमने माना है y रुपया, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा आपका 10y हो जाएगा, और टोटल कितना हो जा रहा है आपका 105 रुपया हो जा रहा है। कोई दिक्कत, एक इक्वेशन आपका यहाँ से बन गया। यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, x बराबर लिख लेते हैं 105 माइनस 10y, इक्वेशन इसी को मान लेते हैं हम लोग 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से देखते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिएगा, तो कह रहा है फिर आपसे कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो फिर अगर 15 किलोमीटर चलेगा तो सबसे पहले तो नियत भाड़ा आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा आपका 15y, और इसको जब ऐड कर देंगे तो 155 रुपये आना चाहिए। ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 आपको जो यहाँ से x का जो वैल्यू है इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइनस 10y है प्लस 15y हो जाएगा आपका 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, फिर हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, और 5y यानी कितना बचा देख लीजिए यहाँ पर, 55 में से 155 से घटेगा तो कितना बचेगा 50, y बराबर आ जाएगा आपका 50/5 यानी कि कितना 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y कितना आ गया 10 आ गया। ठीक, अब समीकरण 1 में y की वैल्यू को पुट कीजिए, आ जाएगा x। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 नहीं था, x बराबर हो जाए आपका 105 माइनस 10 गुणे 10 यानी कि 105 माइनस 100 बचेगा कितना आपका 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 5। तो x आपका 5 आया, y आपका कितना आ गया 10 आ गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा था कि नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना होगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आपने निकाल दिया, आंसर में लिख सकते हैं क्या कि इसलिए जो आपका नियत भाड़ा होगा वह कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा कितना माने x माने था ना, तो नियत भाड़ा जो होगा आपका x बराबर कितना रुपया दिया गया 5 रुपया हो जाएगा, और जो प्रति किलोमीटर जो आपका भाड़ा है ये y था, और ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी कि 10 रुपया। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था इसको हमने क्या किया, इसको हमने बना लिया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई व्यक्ति है अगर, तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो किराया देना पड़ेगा वो देख लेते हैं, कितना किराया देना पड़ेगा। तो पहला चीज़ देखिए, x आपको तो 5 रुपये तो फिक्स नियत बढ़िए, तो 5 रुपये देगा वो बंदा पहले, और इसके अलावा क्या करना पड़ेगा आपको भाई, ऐसे इक्वेशन टाइप अगर बना लेते हैं तो इसका हो जाएगा किराया आपका x प्लस हो जाएगा 25 किलोमीटर यानी 25y हो जाएगा, यानी यहाँ पर x की वैल्यू रख लो 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 है, यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस कितना 250 यानी कि 255 रुपया आपको देना पड़ेगा किराया।
ठीक ना, ये आपका हो गया क्वेश्चन। कोई दिक्कत, समझ लीजिए अच्छा से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो क्वेश्चन 5 कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, देखिए कोई एक भिन्न है, एक भिन्न होगा, उसका जो अंश है और उसका जो हर है, ठीक है, यानी कि दोनों में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। कोई एक भिन्न है, उसमें उसके अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है भिन्न। तो वो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको, यहाँ पर भिन्न निकालना है। तो मान लेते हैं, सबसे पहले मानेंगे हम लोग, माना कि भिन्न x/y है जिसका अंश x तथा हर y है। मान सकते हैं हम लोग एक भिन्न है x/y जिसका अंश क्या है, x तथा हर क्या आपका y है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये काम। पहला काम हमने क्या कर दिया कि हमने जो मानना था उसको मान लिया। अब क्या है, प्रश्न के अनुसार देखते हैं आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करना है, 2 आपको जोड़ देना है, तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है, ठीक ना। अब देखो यही भिन्न है आपका x है, x में यानी अंश, इसमें भी 2 जोड़ दिए और y जो हर, इसमें भी क्या 2 जोड़ दिए, तो भिन्न क्या हो जाता है आपका, भिन्न तो वह 9/11 हो जाता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। कोई दिक्कत। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11x + 22 = 9y = 18। यहाँ से फिर इसको 11x 9y + 18 - 22 या 11x फिर आपका हो जाएगा 9y और ये घटेगा, कितना बचेगा, 4 -4। यानी इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन, सॉरी आगे चलते हैं। यह x बराबर आ जाएगा आपका 9y - 4/11, इसको मानिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। पुनः प्रश्न से तो फिर कह रहा है कि अगर यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिए तो क्या होता है, 5/6 हो जाता है। यानी कि x/y है पहले से आपका, ठीक है। x में और अंश में और हर में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है इस बार। तो इसमें भी 3 जोड़ दिए और इसमें भी क्या कर दिए, 3 जोड़ दिए, कितना हो जाता है, ये 5/6 हो जाती है। हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए यहाँ पर भी तो हो जाएगा 6x + 18 = 5y = 15 +15। आगे इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो हो जाएगा 6x + 6x, सॉरी आपको इसको इधर लेकर आते हैं सबको, तो 6x - 5y + 18 और माइनस इसको लेकर आते हैं इधर हम लोग, 18 उधर लेकर चलते हैं, अच्छा रहेगा। 15 - 18, यहाँ से हो जाएगा 6x - 5y, ये कितना बचेगा आपका, -3, इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत इसमें। अब क्या है, समीकरण 1 में हमने निकाला है कि आप x की वैल्यू कितनी है, इतनी है, इसको पुट कर सकते हैं। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करने पर तो ये 6 है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लिया जाए, 9y - 4/11 -5y = -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 9 × 54 54y और ये हो जाएगा 24/11 -5y = -3। यहाँ से फिर इसको एक साथ ले लेते हैं अगर हम लोग, तो हो जाएगा -24, दोनों कैल्शियम ले लीजिए 11 माइनस और 11 से गुणा जाएगा कितना, 55y = -3। फिर
यहाँ पर 54y है माइनस 55y है, यानी घट जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस वाई माइनस 24 बटे में सॉरी और 11 को इधर लेकर चले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 11 33 माइनस 33 हो जाएगा यहाँ पर। फिर अब देखिएगा तो माइनस वाई है इधर आपका और इधर है माइनस 33, ये इधर जाएगा प्लस 24 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 33 है आपका, 24 यहाँ पर है, कितना बचेगा 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर, माइनस 9 माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9 आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वाई का वैल्यू आपका 9 आया, अब आपको क्या करना है, हमको निकालना है, फिर अभी एक चीज़ छूट रहा है, अभी हमको निकालना है एक्स भी निकालना है आपको, तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में इसको हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बना लेते हैं हम लोग इसी में समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखिएगा, x बराबर आ जाएगा 9 इंटू वाई, वाई कितना है 9 है, माइनस 4 पूरे के बटे में 11 है, तो 81 माइनस 4 बटे में 11, 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हो जाएगा आपका ये 77 बटे में 11 कट जाएगा 7 बार में, यानी कि x की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी आपका 7। हमको भिन्न निकालना था, तो भिन्न निकालने के लिए हमको क्या चाहिए x और y चाहिए था, x भी निकल कर आ गया, y भी निकल कर आ गया और फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। इसलिए भिन्न जो हो जाएगा आपका x बाई वाई यानी कि 7 बटे में 9, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही। आपका प्रश्नावली 3.3 का जो सबसे जो आखिरी क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम लोग। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष बाद जो जैकब की जो आयु है, जो इसकी जो उम्र है क्या है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, एक है 5 वर्ष बाद और एक है 5 वर्ष पूर्व, इस पर गौर कीजिएगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु निकाले, जो आपका प्रेजेंट एज है उसको निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमको जो निकालना है वही मानेंगे। तो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसका जो पुत्र है उसके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको मान लेते हैं कितना y वर्ष। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला चीज कह रहा है 5 वर्ष के बाद, इस क्वेश्चन में 5 वर्ष के बाद, तो अगर 5 वर्ष से बात करें, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद जैकब की जो आयु होगी क्या होगी, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु क्या होगी बताइएगा। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु हो जाएगी, अभी कितना x वर्ष है, तो आज से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, यानी x + 5, और उसका जो पुत्र है उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष के बाद, ये क्या हो जाएगा y + 5, दोनों में 5 वर्ष क्या होगा आपका बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अभी x है ना, तो 5 वर्ष के बाद तो 5 ऐड करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी 5 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप देखिएगा प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा तो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो जैकब की आयु है वो क्या हो जा रही है, तो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद कितनी है, x + 5 है ना, और इसके पुत्र की आयु क्या है, y + 5 है। तो 5 वर्ष का जैकब की जो आयु है, यानी जैकब का x + 5 हो गई 5 वर्ष के बाद, और पुत्र की आयु होगी y + 5, और इसका क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका x + 5 इक्वल टू, यहाँ से इसको लिख लेते हैं 3y = 15 या
x बराबर लिख सकते हैं क्या 3y प्लस 15 माइनस 5, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 3y प्लस 10। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से प्रतिस्थापित कर लिया जाएगा। अब तो फिर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, देखेंगे आयु क्या होगा दोनों का। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले लिख लीजिएगा जैकब की आयु क्या होगी। तो जैकब की जो आयु होगी वह कितनी हो जाएगी 5 वर्ष के पूर्व। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की किधर गया, तो हो जाएगा x माइनस 5 साल पहले का रहा, तो घटाना पड़ेगा यहाँ पर। और जो उसका पुत्र है उसके पुत्र की जो आयु हो जाएगी वह हो जाएगी कितनी, तो y माइनस 5। ठीक है, इतना। अब प्रश्न से फिर देखते हैं हम लोग आगे। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु है यानी x माइनस जो 5 है ये क्या था, इसके पुत्र की आयु का क्या था 7 गुना था। क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, 7 गुनी थी। यहाँ इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 7y माइनस 7 × 5 35। यहाँ से x माइनस 5 माइनस 7y, उसको इधर लेके चलेंगे हो जाएगा कितना, ये माइनस 35 है और इधर आपका प्लस 5 हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 हम लोग। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से जो x का मान है इसको प्रतिस्थापित कर लिया जाए। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो हो जाएगा आपका, ये प्रतिस्थापित कर लिया। चलिए 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, यानी 3y यहाँ माइनस 7 है हो जाएगा कितना माइनस 4y और 10 इधर जाएगा हो जाएगा माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y माइनस 40। यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 40 बटे में माइनस 4 कट जाएगा पूरा, ये कितने बार में 10 बार में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही y का वैल्यू आपका 10 आ गया, अब हमको क्या करना होगा, इसको समीकरण 1 में रख लेंगे पुनः और फिर से आपका ये बन जाएगा। रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर। चलिए, तो 1 में आपको इसका वैल्यू रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 × y कितना है 10 प्लस 10 यानी कि 30 प्लस 10, x बराबर आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए, निकाल लेंगे। आंसर फाइनल लिख दीजिए यहाँ पर। जैकब की आयु क्या हो जाएगी, दोनों की वर्तमान लिख रहे हैं, जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x है कितना 40 यानी 40 वर्ष और उसका जो पुत्र है उसके पुत्र की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, आपका कितना है 10 वर्ष। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा प्रश्नावली आपका 3.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं समस्या आएगी तो केवल एक ही चीज़ में समस्या आएगा कि आपको समीकरण बनाने पहले आना होगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा फिर जाकर इसको आप हल कर सकते हैं। समीकरण बनाइएगा तो 1 और 2 जो भी समीकरण बने समीकरण को देखिएगा और किताब में देखिएगा तो आंसर भी आपका दिया गया है समीकरण का। तो हो सकता है आंसर में आपको थोड़ा सा इधर उधर आ जाए क्योंकि वहाँ पर जो आपका समीकरण दिया गया है वो आपको व्यापक रूप में दिया गया है, उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है ना, आप सही बनाएंगे तो सही आएगा आंसर। ठीक है, धन्यवाद।